अगर डलका मारा के केस में ये दर्द भावनात्मक होता तो उसकी वजह होती कि उसको अपने परिवार से या जानकार लोगों से उसकी अपनी इच्छा के अनुसार, उसके अनुपात में एप्रिसिएशन मतलब प्रशंसा नहीं मिल रही है, सहारा नहीं मिल रहा है, इसलिए वो परेशान रहती है और मन में गुस्सा भरे रखती है। इस लड़की के पूरे इतिहास को मैं जानता हूँ कि इसके पिता बचपन में इसको बहुत ज़्यादा लाड़ प्यार करते थे, परंतु इसकी बेहुदा मांगों से तथा पढ़ाई की तरफ बिल्कुल भी ध्यान ना देने के कारण उन्होंने इसको नकारना शुरू कर दिया, मतलब इसकी मांगें को पूरा करना बंद कर दिया। उनके इस प्रकार के वर्ताव के कारण ये उनसे बहुत ज़्यादा नाराज़ रहने लगी। धीरे धीरे स्थिति यहाँ तक बीमारी की हालत तक पहुँच गई है। इसी संदर्भ में इसकी माँ केस के समय बोल रही थी कि कोई सुने तो ना सुने, कंसंट्रेशन डिफ़िकल्ट हेडेक विद, अर्थात सिर दर्द के दौरान कहीं पर भी ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई होना। सिर दर्द अर्थात सिर में दर्द होना। सामान्यतः हम इस शब्द का यही मतलब निकालते हैं, परंतु बोलचाल की भाषा में सिर दर्द शब्द का प्रयोग अनेकों संदर्भों में करते हैं। जैसे जब कोई कार्य हमारे लगातार प्रयास के बावजूद भी पूरा नहीं हो पा रहा होता है तो हम कहते हैं कि ये काम तो मेरे लिए सिर दर्द बन गया है। या कोई व्यक्ति जिससे हम छुटकारा चाहते हैं परंतु प्रत्येक प्रयास करने के बावजूद भी उससे छुटकारा नहीं पा पाते हैं तो भी हम कहते हैं कि ये इंसान तो मेरे लिए सिर दर्द बन गया है। तो सिर दर्द की स्थिति का ऐसे अनेकों उदाहरण हमारे जीवन में होते हैं। आखिर ऐसी स्थिति को सिर दर्द क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस स्थिति के समाधान के लिए हमें बार बार सोचना पड़ता है, सिर खपाना पड़ता है, यानी कि एक बौद्धिक कार्रवाई ही करनी पड़ती है। परंतु इस बौद्धिक कार्रवाई मतलब मेंटल एक्टिविटी का कोई भी वांछित परिणाम, डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिलता है। इसलिए हमें फिर से परेशान होकर कोई नई तरकीब सोचनी पड़ती है और यही परेशान होकर करी गई मानसिक मेहनत हमें सिर दर्द देती है। हमारा सर फटने लगता है, दिमाग को थका देती है। जब दिमाग ही थक जाता है तो ना तो वो फिर आगे गहनता से कुछ सोच पाता है और बार बार उस स्थिति से कहीं दूर भागता है, क्योंकि व्यक्ति का ये स्वभाव होता है कि वो परेशानी देने वाले कार्य को सबसे आखिर में करना चाहता है और जो कार्य आसानी से किए जा सकते हैं उन्हीं को वो आसानी से करता है, उन्हीं को सबसे पहले करता है। तो इस केस में डलका मारा के चुनाव के लिए जिन रुब्रिकों का चुनाव किया गया है उन सभी का लगभग अर्थ एक ही समान है। इसलिए तीनों रुब्रिकों का अर्थ समझने पर डलका मारा को सूक्ष्म रूप से समझा जा सकता है। शेष रुब्रिक जो नीचे दिए गए हैं उनमें से केवल एक रुब्रिक को समझने का हम प्रयास करेंगे। यह रुब्रिक है लाइंग एज इफ, सिंकिंग डाउन, थ्रो और विद द बेड। मतलब व्यक्ति को ऐसा महसूस होता है कि व्यक्ति लेटा हुआ है और या तो वो बिस्तर को छेद कर अथवा बिस्तर के साथ ही नीचे डूबता जा रहा है। जब व्यक्ति डूबता है तो उसका अंत निश्चित हो जाता है। यह व्यक्ति डूबा नहीं है, डूब रहा है, अर्थात डूबने की क्रिया जारी है। मतलब कि धीरे धीरे उसका अस्तित्व समाप्त होता जा रहा है। जैसे जैसे पैसा डूबता है तो समझा जाता है कि उसकी वसूली नहीं हो पाएगी, अर्थात आपके लिए वो पैसा खत्म हो गया है। लाइंग LYING, अर्थात व्यक्ति को ऐसा लगता है कि जैसे तो वो लेटा हुआ है। अब लेटने की जो प्रक्रिया में व्यक्ति या तो थक कर आराम करने के लिए लेटता है या उसके अंदर उठकर काम करने की क्षमता ही नहीं होती इसलिए लेटता है। दोनों ही अवस्थाओं में वह कुछ कार्य कर नहीं रहा होता है। डलका मारा व्यक्ति शुरू में प्रयास करता है
स्थिति को सुधारने की कोशिश करता है, अर्थात अपने अधिकार क्षेत्र को मजबूत बनाने की कोशिश करता है, परंतु जब उसमें उसको सफलता नहीं मिलती है तो वो फिर धीरे धीरे टूटता है और स्थिति को सुधारने के लिए बेचैन और अधीर मतलब रेस्टलेस एंड इम्पेशेंस होता चला जाता है। ऐसी स्थिति आने पर जब उसको मन वांछित परिणाम प्राप्त नहीं होते हैं तो फिर वो बिल्कुल ही टूट जाता है। रूब्रिक है वीपिंग इम्पेशेंस आफ्टर। इस स्थिति में वह कुछ भी नहीं कर पाता है। यह वही स्थिति है जहां वह केवल अपने अधिकार क्षेत्र को खराब होते हुए देख सकता है परंतु कुछ कर नहीं सकता है। इस लड़की के केस में इसने शुरू में मामूली से प्रयास किए, फिर जब दर्द अचानक बढ़ा तो ये अधीर हो उठी, इम्पेशेंस हो उठी और तुरंत बिना सोचे समझे मूर्खतापूर्ण ढंग से अपने घर से 20 किलोमीटर दूर अपने माता पिता को परेशान करके भी मेरे पास आ गई। अगर मेरे पास भी इसको डलका मारा प्राप्त नहीं होती, यानी मैं इसके लिए डलका मारा प्रिस्क्राइब नहीं करता, तो यह ना तो ठीक हो सकती थी और धीरे धीरे खराबी की तरफ बढ़ रही होती। अतः मैं स्वयं की खराबी होती हुई स्थिति को केवल यह महसूस मात्र कर पा रही होती, परंतु उसके समाधान के लिए कुछ भी प्रयास करने की स्थिति में नहीं होती, क्योंकि इस केस के लिए ये भविष्य में प्राप्त होने वाला रूब्रिक है। इसी कारण से इस रूब्रिक का प्रयोग औषधि का चुनाव करने के लिए नहीं किया गया था। यह रूब्रिक डलका मारा की खराब स्थिति की तरफ जाने की स्थिति को दर्शाता है। इसमें आपने देख लिया कि जो डलका मारा होता है उसको अपने अधिकार क्षेत्र को बना के रखना चाहता है, यानी वो चाहता है कि जो मैं कहूँ वो आप लोग करिए, मेरी तरफ ध्यान दीजिए। जैसे एक रोगी है, अगर डॉक्टर के पास वो आता है और डॉक्टर उसकी तरफ प्रॉपर ध्यान नहीं दे रहा, हालांकि उस डॉक्टर तो सुन ही रहा है, पर अगर रोगी को लगता है कि मेरी बात को ध्यान नहीं दे रहा, मेरी हाँ में हाँ नहीं मिला रहा है, जो मैं कह रहा हूँ उसको उतने सीरियसली नहीं ले रहा है, या ऐसे लग रहा है कि ये तो बकवास कर रही है, तो ऐसा इसको नहीं चाहिए। वो चाहता है कि जो मैं कह रहा हूँ मुझे पूरी इम्पोर्टेंस दी जाए। इम्पोर्टेंस का मतलब होता है आप उस पर ध्यान दें, मुझको हल्के में नहीं लें। ये उसका एक अंदर का एटीट्यूड होता है, यानी आप मुझको अप्रिशिएट करें। जो मैं क्या मतलब हल्के में ना लेने का मतलब ये नहीं कि वो आप पे कोई रौब डालना चाहता है, वो चाहता है कि आप उसको एक अपनेपन के हिसाब से सुने। जैसे एक हस्बैंड है, वो वाइफ बोल रही है, वो हाँ हूँ ही हाँ करे जा रहा है, इधर से उधर देख रहा है, अपने काम में लगा हुआ है, तो ऐसे बर्ताव से वाइफ बहुत ज़्यादा इरिटेट होती है। उसको लगता है तो मेरी सुनी रही, जैसे मैं तो बिल्कुल बेकार की चीज़ हूँ। तो यानी आप उसको हल्के में नहीं ले सकते, यानी जैसे कहना चाहिए उसके प्रति आपको एक गर्म जोशी का माहौल दिखाना पड़ता है। अब जैसे ये लड़की थी, शुरू से इसके पिता इसको बहुत ज़्यादा पैम्पर करते थे, क्योंकि ये शादी के 10 साल बाद पैदा हुई थी, और जब ये बड़ी हुई 8-9वें साल में आई, फिर उसके बाद ये 9th-10th के आसपास आ गई, तो इसकी पैम्परिंग जारी रही थी। जब उन्होंने देखा कि ये तो लड़की बिल्कुल पढ़ाई लिखाई में ध्यान ही नहीं देती है, हमारी सुनती कुछ नहीं है, तब उसने पैम्परिंग करना इसको बंद किया। इसको प्रेशर डालना शुरू किया कि इसको पढ़ाओ, इसको कोई पैम्परिंग नहीं करानी है। तो यानी जो पहले गर्म जोशी वाला, इम्पोर्टेंस वाला, एक अधिकार वाला इसको प्यार मिलता था, अब वो बंद हो गया था। यानी गर्म से ये ठंडे में आई थी, तो अंदर ठंडक जो बनी उसके कारण ये सारी की सारी समस्याएं जारी हो गई। तो ये जो सिस्ट बनती हैं, जहाँ भी एक जमा होने वाला कोई होता है, सिस्ट हो, कोई लाइपोमा हो या और कोई ट्यूमर हो, ये जनरली तभी बनते हैं जब हम इमोशंस को अपने अंदर इकट्ठा करते चले जाते हैं, उसका कोई आउटलेट नहीं होता है। तो यानी हमारा जो अंदर का सिस्टम एक किस्म से ठंडा हो जाता है।
और हमें ज़रूरत होती है कि इमोशनली हमको सपोर्ट मिले, लोग हमें गर्मजोशी से एंटरटेन करें। तो वो एंटरटेन जब नहीं मिलेगा तो फिर ये प्रॉब्लम्स इसको आएंगी। अब जब ये आप अगर देखें, अगर एक्टिविटी कुछ करते हैं तो हमारा दिमाग बड़ी तेज़ी से चलता है, यानी एक दिमाग में हीट पैदा होती है। जितना ज़्यादा आप सोचेंगे, भाग दौड़ करेंगे, उतनी हीट बॉडी में बनती है। तो अब यहाँ तो इसके साथ ऐसा कुछ है नहीं, धीरे धीरे पैम्परिंग बंद हो गई तो इमोशंस ठंडे पड़ गए हैं, तो इसके दिमाग में सोचने समझने की क्षमता भी कम हो गई है। अब ये मूर्खों की तरह बर्ताव करती है। तो ज़रा भी इसको कोई सर दर्द होता है तो इसको तो समझ ही नहीं है। सर दर्द का मतलब वो हेडेक वाला नहीं जो सिर में ऐसा दर्द होता है, यानी जब कोई प्रॉब्लम को ये बिल्कुल सॉल्व ही नहीं कर पाती है, उस पर बार बार प्रयास करने के बाद, तो उससे ये परेशान होती है। फिर इसको समझ नहीं आता मैं क्या करूं, तो फिर ये हथियार डालती है, मतलब सोचना ही बंद कर देती है। तो ये तो हुआ इमोशनल वाला। अब मान लो ये लड़की है, इसको एक्चुअल में सर दर्द हो रहा है और पेट दर्द हो रहा है, सिस्ट में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। तो जब भी ये दर्द होता है, पीड़ा, यानी अगर कोई नेगलेक्ट करे इसको, इसके अधिकार की तरफ पूरा ध्यान न दे, वो भी इसके लिए पीड़ादायक स्थिति होती है। तो ऐसी स्थिति में इसको समझ नहीं आ रहा होता कि मैं करूं तो क्या करूं जिससे कि मुझे अपना ये अधिकार क्षेत्र मिले। अब जब ये दर्द हो रहा था तो इसको समझ नहीं आया कि मुझको अब इसका इलाज मैं क्या करूं। इसीलिए 13 दिन तक वहाँ घर पे ये बैठी रही, क्योंकि जब दर्द बहुत तेज़ होता था तो दिमाग ही काम नहीं करता था कि अब करूं, और जब दर्द सही हो जाता था या काफ़ी कम हो जाता था तो इसको वैसे ही दवाई की ज़रूरत नहीं होती थी। तो दोनों ही स्थिति में इसलिए इसने इतने दिन निकाल दिए, और आखिर में जब अचानक दर्द बढ़ा तो इसको तो लगा कि वहीं जाना चाहिए। इसको फिर ये समझ नहीं आई कि इतने 20 किलोमीटर दूर जाना, पिता की छुट्टी कराना, माँ बाप को कराना, बहुत मुश्किल काम था कि हम कल ही मिल लेंगे डॉक्टर साहब से, क्योंकि 13 दिन से तो मैं सह ही रही हूँ। तो ये जो डलका मारा है, जहाँ भी इसको प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में स्ट्रगल करना पड़ेगा, वहाँ इसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। तो इसलिए इसको प्यार चाहिए। कैसा प्यार? जैसा वो चाहता है, अधिकार वाला प्यार, पलसेटेला वाला प्यार नहीं चाहिए इसको, अधिकार। तो इसलिए ये अपने अधिकारों का फिर दुरुपयोग करता है। जैसे इसीलिए एक रूब्रिक है, अब्यूजिव विदाउट बीइंग एंग्री, कोलसम विदाउट बीइंग एंग्री। तो गुस्सा नहीं है पर अंदर कुछ है, यानी वो अपने अधिकार के लिए लड़ाई करता है। अधिकार कैसे? कि मुझे प्यार करो, ये अधिकार से मांगता है, भीख नहीं मांगता है, दया नहीं मांगता है ये। तो इसलिए ये ऐसी बातें बोलेगा सामने वालों को कि वो इसकी बात को सुनने के लिए मजबूर हो जाए, इसकी तरफ ध्यान दें, इसको इम्पोर्टेंस देने लग जाए। तो ये डलका मारे का करैक्टर है। जब जब आप इसको इग्नोर करोगे तब तब डलका मारा की कंप्लेंट्स आना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि कहा जाता है कि इसको गर्म जोशी चाहिए। इसकी जो कंप्लेंट फिजिकल में अगर देखा जाए मोडेलिटीज़ में, वो है कि एग्रेवेटेड इन कोल्ड डैम्प वेदर। तो वेदर थोड़े समय के लिए होता है, सीज़न लंबे समय के लिए होता है। तो इसका मतलब है जब भी आप इसके प्रति ठंडा रुख अपनाएंगे, इसको प्यार नहीं करेंगे, नेगलेक्ट करेंगे, बातों पे ध्यान नहीं देंगे, उतना इसको प्रति ऐसे सम्मान नहीं देंगे, प्यार भरा सम्मान, तो फिर इसकी कंप्लेंट शुरू हो जाती है, झगड़ा शुरू हो जाता है आपसे, और फिर तो इसको समझ ही नहीं आता मैं करूं तो क्या करूं। इसी से रूब्रिक निकलता है वो सिंकिंग डाउन थ्रू द बेड विद, मतलब उसको ऐसे लगता है कि मैं कुछ कर पा नहीं रही हूँ, मेरा तो बिस्तर मतलब जो एक कंफर्टेबल जोन था, ये अधिकार क्षेत्र था, ये नीचे ही नीचे जाता जा रहा है, यानी मेरा अधिकार क्षेत्र डूबता जा रहा है, और कल को तो मुझे ये बिल्कुल भी मेरी परवाह करा नहीं करेंगे। तो ये उसको डर होता है, इसीलिए तेज़ी के साथ वो प्रेशराइज करती है सामने वालों को कि मुझको मेरा अधिकार दो, इसलिए झगड़ा करता है या करती है वो।
पर मिलता तो है नहीं। ज़रूरी नहीं ना कि सामने वाले आपके बर्ताव से दब ही जाएंगे और आपको प्यार करना ही चालू कर देंगे। उनको देखना होता है कि आप इस लायक हो या नहीं हो, उनकी पसंद के हो या नहीं हो। तो इसलिए ये इम्पेशेंस होती है कि मुझे करो, मुझे जल्दी प्यार करो, उनमें बेचैनी बढ़ती है इसके अंदर। उसी बेचैनी को टूटती है ये, उसी को कहा जाता है वीपिंग इम्पेशेंस आफ्टर। तो ये कुछ डलका मारा का जो सटल फॉर्म है वो आपको समझ आ गया होगा। ऐसा आप एक्यूट और क्रॉनिक सब केस में अब इसको लगा सकते हैं। धन्यवाद।